जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत में मैनग्रोव वनों के बारे में। देखिए, मैनग्रोव क्या होता है। मैनग्रोव का मतलब होता है एक ऐसा पौधा या झाड़ी जो दलदली ज़मीन में पैदा होता है, उसे मैनग्रोव कहा जाता है। मैनग्रोव जो है वो विशेष रूप से खारे पानी में या अर्ध खारे पानी में, अर्ध खारा पानी मतलब मीठा और खारा पानी को मिला दें तो उसे अर्ध खारा पानी कहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से मैनग्रोव वन पैदा होते हैं। ऐसे क्षेत्र कहाँ पे मिलेंगे? तो ऐसे क्षेत्र आपको तटीय क्षेत्रों में मिलेंगे, जहाँ पर नदी का और समुद्र का संगम हो रहा होगा, वहाँ पर ऐसा पानी मिलेगा आपको। वहाँ पर ही मैनग्रोव वनों का उत्पादन होता है, पैदा होते हैं। उत्पादन नहीं कहेंगे, ये स्वतः ही पैदा होते हैं। ऐसे क्षेत्रों के अलावा उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही मैनग्रोव वन पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इनको तापमान की आवश्यकता होती है। ठंडे क्षेत्रों में मैनग्रोव वन पैदा नहीं होते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ही पैदा होते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा वाले बीच का जो क्षेत्र है, उसे ट्रॉपिकल क्षेत्र कहा जाता है। और उसके आसपास वाला क्षेत्र जो है, ऊपर नीचे वाला क्षेत्र, उसको सब ट्रॉपिकल क्षेत्र कहा जाता है। उसी क्षेत्र में ये वन पैदा होते हैं। अगर विशेष रूप से हम बात करें अक्षांशों की, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ही मैनग्रोव वन पैदा होते हैं। जैसा आपको पता होगा, भारत के मध्य से निकलती है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही मैनग्रोव वन पैदा होते हैं। जहाँ पर ये पैदा होते हैं वहाँ पर मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए इन मैनग्रोव वनों की जड़ें ज़मीन से बाहर आ जाती हैं ताकि वे वातावरण से ऑक्सीजन को ले सकें। मैनग्रोव वनों के विषय में दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए ही 26 जुलाई को मैनग्रोव दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, मैनग्रोव वनों का महत्व क्या है? तो मैनग्रोव वन जो हैं वो पारिस्थितिक स्थिरीकरण प्रदान करते हैं, मतलब इकोसिस्टम को स्टेबल करते हैं। क्यों? क्योंकि मैनग्रोव वन जहाँ पर होते हैं वहाँ पे बहुत से प्राणी रहते हैं, बहुत सी मछलियाँ रहती हैं, बहुत से पक्षियों का निवास होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, सुंदरवन जो भारत का सबसे बड़ा ही नहीं, दुनिया का भी सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है, वो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। तो कुछ विशेष प्राणियों का, पक्षियों का, मछलियों का घर होता है, इसलिए ये पारिस्थितिक स्थिरीकरण प्राप्त करते हैं। मैनग्रोव वन जो हैं वो जल शोधन का काम भी करते हैं। जो इनकी जड़ें होती हैं वो पानी को साफ करती हैं। ये जो इकोसिस्टम का तो काम करते ही हैं, साथ साथ जल शोधन का भी काम करते हैं। खारे पानी को थोड़ा अपने अंदर ग्रहण करते हैं और फिर वहाँ के वातावरण को साफ बनाते हैं, यानी और जल को भी साफ करते हैं। तो जल शोधन का कार्य करते हैं। तटीय स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तटीय स्थिरीकरण कार्य हो गया मतलब तट को बांध के रखते हैं। अगर कोई ज्वार भाटा आता है या तूफान आता है तो उस तट की मिट्टी को बहने नहीं देते हैं, उस मिट्टी को जकड़ के रखते हैं अपने साथ, इसलिए तटीय स्थिरीकरण का कार्य भी करते हैं। और इनके आसपास में ब्लू कार्बन का भंडारण होता है। याद रखिएगा, ब्लू कार्बन जो है वो मैनग्रोव वनों से संबंधित है। जब मैनग्रोव जो पेड़ है, जो वन है, उसके पत्ते सूखकर नीचे समुद्र में गिर जाते हैं और वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो उसके बाद जो ब्लू कार्बन बनती है उसे ही ब्लू कार्बन कहा जाता है। और मैनग्रोव वनों के क्षेत्र में ब्लू कार्बन का बहुत भंडारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखेंगे। ब्लू कार्बन का भंडारण होता है मैनग्रोव वनों के क्षेत्र में। जैसे मैंने बताया, तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं। चक्रवात आने पर तटों की रक्षा भी करते हैं मैनग्रोव वन। इनकी जो रूट्स होती हैं वो जड़ें, जैसा कि मैंने बताया, कहाँ पे उगते हैं? जहाँ पर मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है, दलदली क्षेत्र में उगते हैं। तो किसी भी पेड़ को उगने के लिए मिट्टी में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जहाँ पर ये उगते हैं वहाँ पे मिट्टी में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसलिए इनकी जड़ें जो हैं वो जड़ें ज़मीन से बाहर आ जाती हैं। उन जड़ों को कहा जाता है ब्रीदिंग रूट्स, मतलब इन जड़ों से ये सांस लेते हैं। इन जड़ों में छिद्र बने होते हैं, छिद्रयुक्त जड़ें होती हैं जो ज़मीन से बाहर निकली रहती हैं। इन्हें ब्रीदिंग रूट्स या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। ब्रीदिंग रूट्स या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। इनके जो पत्ते होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं। जैसे राजस्थान में रेगिस्तान में क्षेत्र में जो पेड़ों के पत्ते होते हैं मोटे मोटे मोम युक्त होते हैं, उसी तरह से मैनग्रोव वनों के पत्ते भी मोटे पत्ते होते हैं, मोम युक्त पत्ते होते हैं। इसके कारण वाष्पीकरण कम होता है। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं मैनग्रोव वन। पूरी विश्व में सर्वाधिक मैनग्रोव वन एशिया में पाए जाते हैं।
एशिया में भी सर्वाधिक मैनग्रोव वन जो हैं, एशिया की अगर पूरी बात करें तो उसमें अधिकतम दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं, और दक्षिण एशिया में भी अधिकतम मैनग्रोव वन भारत में पाए जाते हैं। मतलब पूरी एशिया में पाए जाने वाले मैनग्रोव वनों का 45% हिस्सा केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में मैनग्रोव वनों का लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। 4975 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो सबसे अधिक मैनग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, जहां पर सुंदरवन है। सुंदरवन मैनग्रोव वन सबसे अधिक भारत में पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात आता है, कच्छ की खाड़ी और खंबाट की खाड़ी, और तीसरे नंबर पर आता है अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र। सर्वाधिक पाए जाते हैं, भारत के सर्वाधिक पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, यानी सुंदरवन में भारत के 42%। दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं कच्छ की खाड़ी और खंबाट की खाड़ी में भारत के 23% गुजरात, और भारत के 12% मैनग्रोव वन जो हैं वो अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्रम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे नंबर 1 पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे गुजरात, और तीसरे नंबर पे अंडमान और निकोबार। अब हम बात करेंगे भारत में मैनग्रोव वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा पहले हम बात कर लेते हैं मैनग्रोव वनों को खतरा क्या है। तो देखिए, तटीय क्षेत्रों का व्यवसायीकरण हो रहा है। वहाँ पे तटीय क्षेत्रों में आप देख रहे हैं पोर्ट बनाए जा रहे हैं, वनों को काटा जा रहा है। इसके कारण मैनग्रोव वनों को भी खतरा उत्पन्न होता है तटीय क्षेत्रों के व्यवसायीकरण से। झींगा फार्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झींगा की खेती को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है और झींगा फार्मिंग के लिए विशेष रूप से मैनग्रोव वनों को काटा जाता है। तो झींगा फार्मिंग मैनग्रोव वनों के लिए खतरे का काम है, खतरे की घंटी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही जो मैनग्रोव वन है उनके लिए एक स्टेबल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। तापमान में अचानक से परिवर्तन होने पर मैनग्रोव के जो वन है उसको सहन नहीं कर पाते हैं। स्टेबल और गर्म क्लाइमेट चाहिए। तो तापमान परिवर्तन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान परिवर्तन के कारण भी मैनग्रोव वनों को खतरा उत्पन्न हुआ है। मैनग्रोव वनों को खतरे को सही करने के लिए, पर्यावरण स्थिति बनी रहे, उसके लिए भारत में एक समिति है, राष्ट्रीय मैनग्रोव समिति। साथ ही मैनग्रोव वनों के महत्व को भी ये प्रचार प्रसार करती है। राष्ट्रीय मैनग्रोव समिति भारत सरकार की एक संस्था है, समिति है, जिसका निर्माण 1976 में किया गया था। राष्ट्रीय मैनग्रोव समिति, ये बात आप याद रखेंगे, समिति का नाम याद रखेंगे, राष्ट्रीय मैनग्रोव समिति। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। ये तो भारत की संस्था हो गई। इसके अलावा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो एक गैर सरकारी संगठन है जो मैनग्रोव वनों के विकास के लिए काम करती है। इसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैनग्रोव इकोसिस्टम। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर लिखा है, ये फोर्स नहीं है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैनग्रोव इकोसिस्टम, ISME। ये मैनग्रोव वनों के प्रचार प्रसार के लिए और संरक्षण के लिए काम करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनग्रोव दिवस भी मनाया जाता है 26 जुलाई को। अब भारत में मैनग्रोव वन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो तटीय क्षेत्र में ही पाए जाएंगे, जहाँ पर किसी नदी का डेल्टा होगा विशेष रूप से। तो गंगा का डेल्टा सुंदरवन में है, तो सुंदरवन में भारत के सबसे अधिक मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत का ही नहीं, विश्व का भी सबसे बड़ा मैनग्रोव क्षेत्र है सुंदरवन का डेल्टा। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इस सुंदरवन वाले क्षेत्र में विशेष रूप से रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और एस्टुरियन मगरमच्छ पाए जाते हैं। तीनों नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा महानदी का जो मुहाना है, महानदी के मुहाने पर भी उड़ीसा में, ये उड़ीसा राज्य है, महानदी के मुहाने पर पाए जाते हैं मैनग्रोव वन। और भीतरकनिका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, रामसर साइट भी है उड़ीसा के अंदर। तो भीतरकनिका उड़ीसा में भी रामसर साइट है, जो वहाँ पर भी मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। तो बंगाल में मैंने आपको 2 जगह बताई, सुंदरवन डेल्टा, एक जगह बताई बंगाल में सुंदरवन डेल्टा। उड़ीसा में 2 जगह हैं, महानदी का मुहाना और भीतरकनिका, जो एक रामसर साइट भी है। आंध्र प्रदेश में आप एक ही जगह याद रखेंगे, कृष्णा नदी का मुहाना। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के मुख पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। दूसरी जगह आप कोरिंगा भी याद रख सकते हैं, कोरिंगा आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी मैनग्रोव वन भारत में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दूसरे नंबर पर गुजरात आता है। तो कच्छ की खाड़ी और खंबाट की खाड़ी में मैनग्रोव वनों का विस्तार है, यहाँ पर भी मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी वाले क्षेत्र में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। गोवा के तट पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। कर्नाटक में कुंडापुर, आपको याद रखना है, कर्नाटक में कुंडापुर में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और गोवा का तट, गुजरात में कच्छ की खाड़ी, खंबाट की खाड़ी, और कर्नाटक में कुंडापुर याद रखना है आपको। केरला में जो है बैक वाटर लेक हैं बहुत सारी, जैसे वेम्बनाड झील है, अष्टमुडी झील है। जब मैंने आपको बताया था झीलों के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने इन दोनों झीलों का नाम आपको बताया था, वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील, दोनों ही बैक वाटर लेक हैं। बैक वाटर लेक का मतलब होता है समुद्र का पानी धरती में, जमीन में थोड़ा अंदर तक घुस जाता है और वहाँ एक लेक जैसी आकृति बन जाती है, जैसे चिल्का झील भी बैक वाटर लेक है। उसी तरह से
उसको कयाल कहा जाता है, कयाल कहा जाता है, लैगून भी उसी को कहा जाता है। बैक वाटर झील को कयाल या लैगून कहा जाता है। केरल में वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील हैं, उनके अंदर भी मैनग्रोव वन पाए जाते हैं और बहुत ही अधिक डेंस वाले मैनग्रोव वन होते हैं, मतलब घनत्व बहुत अधिक होता है, घने मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाले मैनग्रोव वन जो है वो केरल के अंदर ही पाए जाते हैं, केरल की बैक वाटर झीलों के अंदर, यानी कयाल या लैगून के अंदर। नाम है वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, और भी छोटी छोटी झीलें हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे ये तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में पुलिकट झील आपने सुना होगा, तो पुलिकट के झील के आसपास वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। एक पिचावरम नाम की जगह तमिलनाडु में, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है एग्जाम में, पिचावरम तमिलनाडु में भी मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। देखिए ये नाम आपको दिए जाएंगे और इनसे मैनग्रोव वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन तीन में से कहाँ पाए जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। तमिलनाडु में मैंने आपको बताया पुलिकट, पिचावरम और मुथुपेट में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके अलावा आप सीधा सीधा ये भी याद रख सकते हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी के डेल्टा पर, मुख पर भी मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा भारत का, विश्व का मैनग्रोव वनों का क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे आता है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गुजरात में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे भारत में आता है अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र। उसके बाद हम बात करें तो उड़ीसा में भीतरकणिका और महानदी का मुहाना। बात करें हम आंध्र प्रदेश में तो कोरिंगा और कृष्णा नदी का मुहाना। तमिलनाडु में पुलिकट, पिचावरम और मुथुपेट में पाए जाते हैं। केरल की बैकवाटर लेक में पाए जाते हैं और सर्वाधिक घनत्व वाले पाए जाते हैं। अगर दो झीलों का नाम हम ले तो वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील है, इसके अलावा भी छोटी छोटी झीलें हैं। कर्नाटक में कुंडापुर वाला क्षेत्र, गोवा का तट, महाराष्ट्र में रत्नागिरी वाला क्षेत्र, यहाँ पर भारत में मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आई होप आपको ये इकोसिस्टम की इकोलॉजी क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही किसी बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।